दोस्तों, आजकल भारत में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर एक बहस मुबाहिशा, एक तर्क, असहमति और कुछ हद तक विवाद अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल रहे हैं। और इस विवाद की वजह ये है कि दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने, भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया है। यह संशोधन विधेयक बाल विवाह प्रतिशोध संशोधन विधेयक 2021 है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ महिलाओं की विवाह योग्य उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने का एक प्रावधान भी शामिल है। हालांकि ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा की एक स्थायी समिति को विचार करने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस विधेयक से जुड़े हुए या इस मुद्दे से जुड़े हुए विवादों के बारे में समझने के पहले आपको ये ठोस रूप में, सटीक रूप में जानना होगा कि बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 में क्या क्या बातें हैं और इसके उद्देश्य और कारण किस प्रकार के हैं। तो यहां पर आप ये समझने जा रहे हैं कि जो PCMA है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो है, इसमें क्या क्या बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 है। इसकी जो यहां पर जो चीजें आपको समझनी हैं वो एक तो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका रीजन जो सरकार के तरफ से बताया गया है वह रीजन क्या है, और इसके प्रावधान क्या है या यह किन बातों में संशोधन क्या है करता है। बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 है, वह 21 किन बातों में संशोधन क्या है करता है। सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद इसके प्रावधानों को समझेंगे। तो जब आप इस संशोधन विधेयक के दस्तावेज को देखेंगे, मतलब जब आप ओरिजिनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, तो उसमें अन्य बातों के साथ साथ एक बात शुरू में ही कही गई है कि भारत में 1929 में जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम की जगह पर 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया और इसका उद्देश्य बाल विवाह की सामाजिक जो बुराई है, उस सामाजिक बुराई को रोकना था, समाप्त करना था। लेकिन इस सामाजिक बुराई को जो हमने बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की जगह पर जो हमें 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो हम लेकर आए, तो इसके बावजूद भी भारत में जो सामाजिक बुराई बाल विवाह की रही है उसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है। और एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि दरअसल हम बच्चा मानते किसको हैं। तो अभी के कानून के अनुसार 21 साल से कम के जो पुरुष हैं वो विवाह योग्य अगर उम्र के हिसाब से देखें तो बच्चे हैं, लेकिन 18 साल से कम की जो लड़की है वह विवाह योग्य उम्र के हिसाब से देखें तो बच्ची है। इसका मतलब कि बालक होने की जो परिभाषाएं हैं वो कम से कम मैरिजेबल एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हैं। और अगर हम दूसरे कानूनों की बात करें तो यहां पर दूसरे कानूनों में अलग उम्र है, जैसे
कुछ कानूनों में बच्चा होने की उम्र 6 से 14 साल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चा होने की उम्र 18 साल है। यहां पर पास्को एक्ट में या फिर जो हमारे यहां जो बाल मजदूरी को रोकने वाला जो कानून है उसमें बच्चा होने की उम्र 14 साल है और किशोर होने की उम्र 14 से 18 साल है। तो एक तो है कि अलग अलग कानून में, इवन संविधान में या फिर संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है वहां पर राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A के तहत 86 अमेंडमेंट 2002 में जो दिया गया, उसमें बच्चा होने की उम्र 6 से 14 साल है। किशोर होने की उम्र कुछ प्रावधानों, कुछ ऐसे कानून है जिसमें 14 से 18 साल है। लेकिन जो शादी या विवाह के उम्र के मामले में बच्चा होने की जो अवधारणा है कि हु इज चाइल्ड, तो 21 साल से कम का लड़का बच्चा है, लेकिन लड़की अगर 18 साल से कम की है तो बच्ची है। अर्थात लड़की की विवाह योग्य उम्र जो है 18 साल है अभी के कानून के अनुसार, जो 2006 का कानून है PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार। और लड़के के बच्चा होने की उम्र 21 साल से कम है। मैरिजेबल अगर एज की बात करें, विवाह के उम्र की बात करें, तो भारत में अब लड़कियों की शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है और करियर वुमेन से लेकर वर्किंग वुमेन हमारी वर्क फोर्स में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहां पर क्या ये प्रावधान एक लड़की को अपने करियर के बारे में, एक महिला को अपनी जिंदगी के बारे में, विवाह और करियर के बीच में चुनाव के बारे में या चयन के बारे में, ये प्रावधान कहीं ना कहीं एक अवरोधक का भी काम कर रहे थे और एक अंतर भी था। इसलिए जो है हम जो विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 के उद्देश्यों और कारणों का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर यह बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में क्या है पेश किया गया है। तो एक इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी संकल्पना है जिसमें महिला अपनी जिंदगी के फैसले और अपने जिंदगी के फैसलों को किए जाने के लिए समर्थ होती है और उसके पास अधिकार होते हैं या वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती है। अक्सर कक्षाओं में हम लोग ये बात बताते हैं कि दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक भुक्तभोगी या पीड़ित होने का अप्रोच होता है, विक्टिम होने का अप्रोच होता है, पेशेंट होने का अप्रोच होता है, मरीज होने का अप्रोच होता है। और दूसरा अप्रोच होता है जिसमें अभिकर्ता होने, एजेंट होने की बात की जाती है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ अप्रोचेस, द वन इज द पेशेंट अप्रोच एंड द अनदर इज एजेंट अप्रोच। जब आप किसी व्यक्ति को पीड़ित मानने के बजाय, जब आप किसी व्यक्ति को भुक्तभोगी मानने के बजाय जब आप उसको भुक्तभोगी मानेंगे, जब आप उसको पीड़ित मानेंगे, मरीज मानेंगे, तो उसकी भलाई, उसके लिए कल्याण, इन सब के बारे में आप बात करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को भुक्तभोगी मानने के बजाय, पीड़ित मानने के बजाय आप उस व्यक्ति को चेंज का एजेंट माने, जब आप ये माने कि उसकी भलाई खुद उसके हाथ में है, तो आप सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो किसी महिला को पेशेंट अप्रोच से देखने के बजाय जब हम एजेंट अप्रोच से देखते हैं तो यह महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है। और यह सशक्तिकरण फिर महिला को अपने जिंदगी के फैसलों और निर्णयों को लेने के संदर्भ में अधिकारिता प्रदान करता है। वह स्वयं में क्या है, अपने जीवन के फैसले को कर सकती है, अपने अधिकारों के प्रति वह सचेत है। तो महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य है। और यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लॉ या अमेंडमेंट आता है तो कई बार उद्देश्यों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आईएएस में 3 बार आरटीआई कानून के बारे में, कानून के उद्देश्यों के बारे में, और इस बार आरएएस प्री में आरटीआई कानून के उद्देश्य पर से सवाल पूछे गए। किसका उद्देश्य क्या है? जैसे आप सभी जानते हैं कि आरटीआई कानून का उद्देश्य जो है वह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व प्रदान करना है,
प्रशासन में पारदर्शिता की स्थापना करना है, प्रशासन में उत्तरदायित्व की स्थापना करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको लाया गया। तो यहां पर इसी तरह से जो ये संशोधन लाया जा रहा है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है, पीसीएमए 21 है, 2021 है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सरकार के अनुसार उसका उद्देश्य विमेन इंपावरमेंट है। और केवल विमेन इंपावरमेंट का ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि विमेन इंपावरमेंट के उद्देश्य के साथ ही उसका एक उद्देश्य लिंग समानता भी है। और यह लिंग समानता बहुत प्रकट रूप में तब दिखेगी जब क्या है, जब लड़के और लड़की दोनों के विवाह करने की उम्र को एक बराबर क्या है किया जाएगा। तो लिंग समानता विवाह करने की उम्र के संदर्भ में भी है। इसके साथ ही जब आप किसी के जीवन में विवाह को और विवाह के बारे में कोई निर्णय करते हैं, और उस निर्णय का उद्देश्य यह होता है कि आप उसको आर्थिक क्षेत्र में अपने जिंदगी के फैसले लेने के बारे में ज्यादा विकल्प देना चाहते हैं, तो वहां पर हम ये भी कहेंगे कि आत्मनिर्भर बनाने का भी उद्देश्य है। तो यहां पर सरकार का या महिला और बाल विकास मंत्रालय जिसने इस अमेंडमेंट को लोकसभा में पेश किया है, उसका कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी है, आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी है। इसके साथ ही एक महिला की जो श्रम बल में भागीदारी है, महिला श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाने का भी उद्देश्य है कि महिलाएं ज्यादा वर्किंग फोर्स के रूप में उनकी पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर कर सकेंगे। तो यहां पर चौथी बात है कि महिलाओं की जो श्रम बल में भागीदारी है, उस भागीदारी को भी क्या है बढ़ाने के संदर्भ में, और इसके साथ ही वे अपने बारे में निर्णय करने में सक्षम हो सकेंगी, इसके संदर्भ में भी अपने बारे में निर्णय करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह जो संशोधन है, यह क्या है, अपने बारे में निर्णय करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह जो संशोधन है, यह संशोधन किया जा रहा है। तो यहां पर एक तो है कि इस संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो 5 उद्देश्य हैं: महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी करने, अपने बारे में निर्णय करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से। जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, और अगर आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का एक प्रकार एकदम सीधे सीधे ऐसा ही होता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और वहां पर दे दिया गया कि महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी करने, उपरोक्त में से कौन कौन से महिला बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 के प्रावधान हैं। तो एक सवाल तो ऐसे आता है। दरअसल इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि इसमें 6वीं जो बात है वो ये है कि ऐसा किया कैसे जाएगा, क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब कि कोई ओरिजिनल लॉ है जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो ये लॉ, जो अमेंडमेंट है वो किस लॉ में है, ये कोई इंडिपेंडेंट या कोई ओरिजिनल लॉ तो है नहीं। तो यहां पर यह 2006 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित है। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि यह पीसीएमए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जो प्रतिषेध अधिनियम है, उस अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित है। इसमें यह संशोधन करना चाहता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लिंग समानता को हासिल करने के लिए, और इसके साथ ही उन्हें अपने जिंदगी के फैसलों के बारे में निर्णय करने में समर्थ बनाने के लिए, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी करने के लिए हम एक दूसरी बार एक इंडियन स्टेट जो है वो एक सकारात्मक हस्तक्षेप क्या है कर रहा है।
1929 का जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम था वो कारगर नहीं हुआ, इसीलिए हमने 2006 में बाल विवाह अवरोध नहीं बल्कि प्रतिषेध अधिनियम हम लेकर आए। टीवी पर एक कार्यक्रम आया था बालिका वधू, तो बालिका वधू जब ये टीवी पर कार्यक्रम आया तो उस समय उसने एक वहां पर जो शुरुआती जो पंच लाइन उसमें दी जाती थी कि कार्यक्रम जो है बाल विवाह को रोकने के लिए है, और आज भी भारत के कुछ राज्यों में बाल विवाह की प्रथा मौजूद है, तो उसमें बाल विवाह को रोकने के बारे में बात की गई थी, या उसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य था। लेकिन बहुत बड़ी विसंगति और विडंबना ये देखने को मिली कि बाल विवाह के खिलाफ बनाया गया, या बाल विवाह के खिलाफ एक चेतना पैदा करने के लिए बनाया गया जो टीवी सीरियल था, जो कलर्स पर आता था, वह टीवी सीरियल धीरे धीरे उसकी जो अभिनेत्री थी बाल विवाह के सीरियल से जुड़ी हुई, उसने खुद बाल विवाह करने को महिमा मंडित किया, या खुद उसने बाल विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तो हमने 1929 में जो हमने 1929 के कानून के द्वारा जो एक रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हो पाई, तो 2006 में हमने एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी अब इस संशोधन की भाषा से, उसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ने से यह पता लगता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी बहुत कारगर नहीं हुआ, और इसलिए उसमें संशोधन करने की जरूरत है। और सरकार इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस उद्देश्य जो विधेयक का जो मसौदा है, उस मसौदे में यह बात स्वीकार की है कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सका है। तो यहां पर यह जो है ये किससे संबंधित है, एक पॉइंट ये भी जानकारी का है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में यह क्या करता है, संशोधन करता है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर आप ये पाएंगे कि महिलाओं को पुरुषों के ये समतुल्य बनाना चाहता है। इसमें जो 7वां पॉइंट है वो 7वां पॉइंट ये है कि यह जो संशोधन है, यह संशोधन सरकार के दस्तावेजों की भाषा का अगर प्रयोग करें तो यह महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य बनाना चाहता है, और यह समतुल्यता विवाह के उम्र के मामले में है। और यह कहना न होगा कि यह समतुल्य बनाने का जो संकेत है वह जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में क्या आ रहा है, तो महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य बनाने के उद्देश्य के लिए भी है। फिर इसके साथ ही यह बाल विवाह को, जो बाल विवाह है, इस बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने के लिए भी इसको लाया जा रहा है, यह संशोधन किया जा रहा है प्रतिषिद्ध करने के लिए। मैं एक बात के लिए आपको आगाह करना चाहूंगा कि कई बार जब आप किसी भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर किसी डिबेट को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब आप किसी डिबेट को पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि सारे इश्यूज के बजाय हम उसको एक होलिस्टिक वे में देखने के बजाय बहुत ही सीमित रूप में देखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर किसी मुद्दे को उठाया गया तो हम सोचते हैं कि ये केवल यही एक मुद्दा है। दरअसल ये बात समझना है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में केवल और केवल विवाह की उम्र, लड़की के विवाह की उम्र, महिला के विवाह की उम्र 18 से 21 करने का ही प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इसमें फिर से इस बात पर बल दिया जा रहा है कि बाल विवाह को वो प्रसिद्ध करना चाहते हैं। इसका मतलब कि 2006 का जो कानून था वो कानून अभी भी बहुत प्रभावी नहीं हो पाया है। फिर इसके साथ ही एक शब्द कानून में प्रयोग किया जाता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं अध्यारोही प्रभाव। तो अगर एक विषय पर कई कानून हो और एक कानून को माना जाए कि उसको दूसरे कानून पर प्रभावी माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं के विवाह को लेकर प्रथागत कानून भी हो सकते हैं, पर्सनल लॉज भी हैं, और वो पर्सनल लॉज जो है बहुत पुराने समय से लागू हैं। चाहे वो ईसाई पर्सनल लॉ की बात करें या फिर ईसाई पर्सनल लॉ के अलावा पारसियों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, मुसलमानों के पर्सनल लॉ 1937 में जो बनाया गया था उसकी अगर बात करें,
तो यहां पर ये पर्सनल लॉज हैं और एक लॉ हम फिर यहां पर एक लॉ को फिर से फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, उसमें संशोधन करने जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रथाओं में, कानूनों में किसी विषय को लेकर टकराव होता है तो कौन सा कानून प्रभावी माना जाएगा, तो इस संशोधन में यह भी कहा जा रहा है कि जो पीसीएमए होगा, मतलब ये जो पीसीएमए 2021 होगा, यह अध्यारोही प्रभाव वाला होगा। यह क्या होगा? अध्यारोही, ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला होगा। मतलब जितने और भी कानून हैं जो महिलाओं के विवाह से संबंधित हैं, उन कानूनों के ऊपर इस कानून को क्या की जाएगी? वरीयता दी जाएगी। यही से दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने, प्रत्येक जो भारत में प्रत्येक जो व्यक्ति है वह धर्म, वह अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता है। और इसके तहत वे अपने धर्म विशेष के जो पर्सनल लॉज हैं, जो उनके स्वकीय कानून है, वैयक्तिक कानून है, उन वैयक्तिक कानूनों को वह मान सकता है। अब मान लीजिए कि किसी धर्म विशेष में, जैसे ईसाई धर्म है, वहां पर लड़कियों के विवाह करने की उम्र के बारे में पर्सनल लॉज में बताया गया है, और दूसरी तरफ पीसीएमए 2021 भी विवाह करने की उम्र को बता रहा है। तो यहां पर पीसीएमए की चीज क्या होगी? वह लागू मानी जाएगी, वह अध्यारोही प्रभाव का है, वह ओवरराइडिंग इफेक्ट का है, और लॉ का लॉ पर ही नहीं बल्कि लॉ का प्रथाओं पर, इन सब पर क्या है। तो इस तरह से क्या है, आप ये देखेंगे कि पीसीएमए 2021 को अध्यारोही प्रभाव, ओवरराइडिंग इफेक्ट के साथ क्या है, लाया जा रहा है। फिर इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो कानून जो ये लाया जा रहा है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट भी किए जाएंगे। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट दरअसल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ये दूसरे 7 कानूनों में इसमें इसके साथ अमेंडमेंट भी किया जाएगा। ईसाइयों के कानून, पारसियों के कानून, हिंदुओं के 3 कानून, हिंदुओं के 5 कानून, हिंदू विवाह के, और इसके साथ हिंदुओं के 3 कानून और कुछ विशेष विवाह और विदेशी विवाह अधिनियम। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसके बाद कुछ पारिणामिक संशोधन, कुछ कॉन्सिक्वेंशियल जो अमेंडमेंट हैं, वो अमेंडमेंट भी क्या किए जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसके द्वारा 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा, वैयक्तिक कानूनों में क्या है, संशोधन किया जाएगा। तो ये वैयक्तिक कानूनों में संशोधन, यहां पर अध्यारोही प्रभाव, यहां पर अध्यारोही प्रभाव के संदर्भ में जैसा मैंने कहा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात इसमें क्या है की गई है, कि इसको जो है ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट की क्या है बात है। इसके साथ ही कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट भी इसमें क्या किया जाएगा। फिर इसके साथ ही जो 11वीं इंपॉर्टेंट बात इसमें है वह ये है कि सहमति मिलने की तारीख से, मतलब जिस दिन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है, जिस दिन एक्ट बन जाएगा, तो एक्ट बनने के बाद उसे अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित करने का मतलब उसे लागू कर दिया गया है। लागू होने के 2 साल बाद से इसके जो वास्तव में यह प्रभाव होंगे, वो प्रभाव क्या है, लागू शुरू माने जाएंगे। तो यहां पर सहमति मिलने के 2 वर्ष बाद इसको क्या है, प्रभावी किया जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये मान लें कि 2022 में इस पर सहमति मिल जाती है, तो फिर इसके अनुसार जो प्रावधान हैं, वो प्रावधान 2023-2024 से क्या होंगे, लागू होंगे, ताकि जो भी व्यवस्था बनानी है वह व्यवस्था क्या है की जा सके। तो बहुत से पॉइंट्स आपको बता दिए गए। उन पॉइंट्स को एक बार फिर से आप देख लें कि इस कानून का उद्देश्य क्या था, या ये संशोधन जो है इसका उद्देश्य क्या और इसका कारण क्या है।
महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता की तरफ बढ़ना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाने का, उन्हें अपने बारे में निर्णय करने के लिए समर्थ बनाने के लिए। और इसके लिए जो तरीका अपनाया गया वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में यह संशोधन करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने के साथ साथ महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य बनाने की बात, बाल विवाह को प्रसिद्ध करने की बात, पीसीएम में 2021 में ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात, पारिणामिक संशोधन करने की बात, 7 कानूनों में इसमें अमेंडमेंट की बात, और सहमति मिलने के बाद 2 वर्ष बाद इसे क्या है प्रभावी करने की। अब कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बहुत क्लैरिटी के साथ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का यही होगा कि जो बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 है, जब ये अधिनियम बन जाएगा तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, और कोई भी डिबेट या किसी भी बात को आप अच्छे तरीके से तभी समझ सकते हैं, तभी उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा कर सकते हैं जब आप इसके विभिन्न प्रावधानों को ठीक से कह समझते हो। तो यह जो विधेयक है, एक तो है कि 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में यह पेश किया गया, और इसकी वर्तमान स्थिति, मौजूदा स्थिति यह है कि यह एक लोकसभा की समिति को विचार करने के लिए सौंप दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर यह है। दूसरा जो पॉइंट है यह है कि यह महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बदलने के लिए, 13वां पॉइंट, यह महिलाओं के, जो महिलाएं हैं तो महिलाओं के विवाह की न्यूनतम जो आयु है उस न्यूनतम आयु को बदलने या बढ़ाने के लिए है, तो ये जो संशोधन है वो किसके लिए है, न्यूनतम आयु को बदलने के लिए है। फिर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को इसमें 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। 21 वर्ष किया जा रहा है। इसमें यहां पर यह चीज आपको क्या है बताना है। इसके लिए यह पीसीएमए 2006 में यह संशोधन करता है। तो 15वां पॉइंट यहां पर आ गया कि इसके लिए यह प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो पुराना एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में क्या करता है, यह संशोधन करता है। 2006 में संशोधन करता है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है कि यह केवल 2006 में ही संशोधन नहीं करता, यह 7 और कानून है जिसमें संशोधन करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो इसका 16वां पॉइंट है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट जो बिल है वह 2021 के द्वारा 7 कानूनों में, जो 7 कानून हैं, इन 7 कानूनों में संशोधन की बात भी क्या है जोड़ी गई। 7 कानूनों में यह क्या करता है, संशोधन करता है। अब यहां पर ये 7 कानून कौन कौन से हैं, तो एक कानून तो ईसाइयों से संबंधित है। ईसाइयों में जो विवाह का कानून है 1972 का है। तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1972 का जो कानून है, इसमें क्या है, संशोधन का इसमें प्रावधान है।
या संशोधन की बात क्या है कही गई है। पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 दूसरा कानून है। यहां पर पारसी विवाह एवं तलाक कानून 1936 में भी यह क्या है, तलाक कानून 1936 में भी क्या है, यह संशोधन करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी क्या करता है, यह संशोधन करता है। तो यहां पर या इसी स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, और इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्या करता है, यह संशोधन करता है। इसके साथ ही विदेशी विवाह अधिनियम में भी यह संशोधन करेगा, और जो विदेशी विवाह अधिनियम है वह 1969 का है, 1969 का है। इसके साथ ही हिंदुओं के जो माइनॉरिटी मतलब अल्पवयस्क बच्चों से संबंधित जो कानून है उसमें भी, और जो भरण पोषण से संबंधित कानून है उसमें भी यह संशोधन करता है, या इसमें संशोधन का प्रस्ताव क्या किया गया है। तो हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम, यहां पर हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम 1956 में, अप्राप्त वैधता माइनर होते हैं, कम उम्र के बच्चे, संरक्षकता गार्जियनशिप अधिनियम। फिर इसी तरह से हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। ये 7 कानून हैं, जिन 7 कानूनों में पारिणामिक संशोधन ये करता है, क्योंकि इन कानूनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो 18 साल या उससे जुड़ी हुई हैं, या कम हैं, या कुछ अलग हैं। तो यहां पर जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट है वो इसमें भी क्या करता है, ये 7 कानून हैं, इन 7 कानूनों में क्या करेगा, ये संशोधन करेगा। इसमें इतना ही नहीं है, बाल विवाह को खत्म करने के लिए इसमें याचिका को दायर करने की जो समय अवधि है वह समय अवधि भी तय की गई है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि एक और 17वां पॉइंट, इसमें बाल विवाह अगर हो गया तो बाल विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर करने की जो याचिका है, उस याचिका के दायर करने की जो समय अवधि है वह समय अवधि भी तय की गई है। और ये पहले जो समय अवधि थी जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में थी, इस बात को आप समझिए कि क्या होने जा रहा है। दरअसल यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट 2021 बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021, इसमें पहले क्या था, इसके पहले क्या है, जब ये अधिनियम बन जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। तो पहले की जो व्यवस्था थी उसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार जो बाल विवाह को खत्म करने की जो समय सीमा थी वह 2 साल थी। यह जो संशोधन किया जा रहा है
इसमें यह सीमा 5 साल हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण यहां पर लेता हूं कि किसी की शादी 20 साल में हो गई और वो इस शादी को इस आधार पर खत्म करवाना चाहता है कि उसका बाल विवाह हुआ और शादी 20 साल में हुई, तो यह मामला जो है लड़कियों के मामले में ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अभी 18 साल है। तो पहले क्या था कि 22 साल तक उस शादी को इस आधार पर रद्द करवाया जा सकता था। अब यहां पर इसको बढ़ाया जा रहा है और इसको 5 साल किया जा रहा है। तो अब 5 साल करने का मतलब यह है कि यह क्या है, 18 से 5 साल बढ़ जाएगा, 23 साल तक हो जाएगा। तो अगर किसी की शादी हो गई और वह शादी को बाल विवाह होने के आधार पर रद्द करवाना चाहता है तो उसकी समय सीमा भी क्या है, इसमें बढ़ाई गई। ये इसका एक और प्रावधान है जो अखबारों की बहस में या लोगों में मुद्दा नहीं बना, लेकिन ये भी एक जबरदस्त प्रावधान है। और ये भी क्या है, लागू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि किसी का चाइल्ड मैरिज हो ही गया, तो चाइल्ड मैरिज होने के बाद उसके हाथ में क्या प्रोटेक्शन है, इस बात को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। फिर इसके साथ ही यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, 18वां जो पॉइंट है उसको आप समझें। जो 18वां पॉइंट है वो ये है कि एक्ट के अंतर्गत बाल विवाह का मतलब यह है कि जिसमें विवाह का कोई भी एक पक्ष बच्चा हो। मतलब यहां पर कि बाल विवाह का मतलब क्या है, बाल विवाह का मतलब जो है वह यह है कि कोई भी एक पक्ष, मतलब है कि कोई भी एक पक्ष क्या है, बच्चा हो। अब कोई भी एक पक्ष बच्चा हो तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था, पहले लड़की के लिए बच्चा होना 18 साल से कम होता, अब लड़की के लिए बच्चा होना यहां पर क्या है, 21 साल से कम होना होगा। यहां पर क्या है, तो 3 साल का एक समय मिल रहा है। अर्थात बच्चा होने की जो परिभाषा है वो विवाह के मामले में अब 21 साल होगी। तो यहां पर क्या है कि एक क्लेम का समय भी 18 साल की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही संकेत किया कि भारत के सभी कानूनों में बच्चा होने की परिभाषा एक जैसी नहीं है। जैसे कहीं 6 से 14 साल की उम्र को बच्चा माना गया है और कहीं पर 18 साल को, लड़कियों के मामले में 18 साल को बच्चा माना गया और पुरुषों के मामले में 21 साल को माना गया है। तो यहां पर यह भी है कि कोई एक पक्ष क्या है, बच्चा हो। जो पक्ष बच्चा है वही शादी को लेकर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो यहां पर अगला पॉइंट होगा कि बाल विवाह को उस पक्ष के द्वारा खत्म किया जा सकता है जो बच्चा है। जो बाल विवाह है तो बाल विवाह को उस पक्ष के द्वारा खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है जो बच्चा है। जो बच्चा है इसमें क्या करना होगा, दरअसल जिला अदालत के स्तर पर बाल विवाह को खत्म करने का जो प्रावधान है वह प्रावधान क्या है, किया गया है। तो वह पक्ष विवाह खत्म करने के आदेश को के लिए जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। वह पक्ष विवाह को, जो विवाह है, इस विवाह को खत्म करने के आदेश के लिए जिला अदालत में, जो जिला अदालत है, इस जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिला अदालत में याचिका दायर करना। कौन खत्म कर सकता है, तो वह पक्ष खत्म करेगा जो क्या है, बच्चा है। तो यहां पर यह पॉइंट है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि विधेयक जो है 5 वर्ष के भीतर जो है, यहां पर
विधेयक जो है वह क्या है, इसके लिए समय सीमा, जो संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक, इसके लिए समय सीमा जो है वह 5 वर्ष करता है। और 5 वर्ष करता है तो 18 से ये क्या हो गया, 23 हो गया। 18 से यह क्या हो गया, 23 वर्ष तक क्या है, यह क्या है, करता है। ये 21 बातें हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट 2021 की। इन 21 बातों को एक बार में आप समझ सकते हैं। अब इन सभी बातों को एक बार में देखें कि इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का है, पहली बात। दूसरा, लिंग समानता का है। तीसरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में है। चौथा, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी करने, अपने बारे में निर्णय करने और समर्थ बनाने के उद्देश्य से है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में यह क्या करता है, संशोधन करता है। ये 6 बातें रही। महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य बनाने का इसमें क्या उद्देश्य है। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने का भी उद्देश्य है। और इस कानून को दूसरे सभी कानूनों पर प्रभावी माना जाएगा। इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, अर्थात दूसरे कानून जो विवाह के कानून हैं वो इसके ऊपर नहीं होंगे, यह बाकी सभी कानूनों पर ऊपर होगा। यह 7 कानूनों में परिणामिक संशोधन करता है। सहमति मिलने के बाद यह 2 वर्ष बाद प्रभावी होगा। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह एक कमेटी के सामने दे दिया गया, वो विचार कर रही है। यह महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बदलने के लिए है। इसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। इसके लिए पीसीएमए 2006 में इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही यह 7 कानूनों में और संशोधन करता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1972, पारसी विवाह एवं तलाक कानून 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसमें मुस्लिम पर्सनल शरीयत कानून के लागू होने 1937 का जिक्र नहीं है। यह इसमें हिंदुओं के विवाह कानून है, पारसियों के हैं, ईसाइयों के हैं, विशेष मैरिज एक्ट भी है, लेकिन मुसलमानों का 1937 का शरीयत का कानून इसमें नहीं है। और उसकी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मुस्लिमों के कानून जो हैं वो भारत में अभी भी कोडिफाइड नहीं हो पाए हैं। आज द हिंदू अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई है कि सबसे बड़ी दिक्कत, और जो मुस्लिम महिला संगठन हैं वे इस बात की मांग भी कर रहे हैं, मुस्लिम महिला संगठन इस बात की मांग भी कर रहे हैं। कोडिफाइड नहीं होने का सरल सा मतलब क्या है कि मुसलमानों के कानून और उनकी अभी भी मौखिक व्याख्या के ऊपर है। उनको लिखित रूप में एक जगह एकत्रित करके कोडबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसमें मुसलमानों के कानून शामिल नहीं हैं। फिर इसके साथ ही बाल विवाह को, हालांकि वो इनके दायरे में आएंगे, बाल विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर करने की इसमें समय अवधि को भी तय किया गया है। इसके साथ ही यहां पर कि बाल विवाह में कोई एक पक्ष बच्चा होगा तभी बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह उस पक्ष के द्वारा खत्म किया जा सकता है। वह पक्ष विवाह को खत्म करने के आदेश के लिए जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है और इसके लिए समय सीमा 5 वर्ष की जा रही है। दरअसल इस कानून, इस जो संशोधन है, इस संशोधन से एक दूर की चीज भी नजर आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने का प्रावधान किया गया है, समान नागरिक संहिता। और आप लोगों को या जो बच्चे पहले से जानते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है, इसमें यह कहा गया है कि विवाह, या इसका यह मतलब निकलता है कि विवाह के कानून, जो तलाक के कानून हैं, इसके साथ ही बच्चों को गोद लेने से संबंधित कानून, इसके अलावा भरण पोषण से संबंधित जो कानून हैं,
भरण पोषण से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून हैं वे सभी कानून एक जैसे होनी चाहिए। इसमें चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो, इन पर अलग अलग तरीके से इनके ऊपर अलग अलग कानूनों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्या हम जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट 2021 से विवाह के मामले में एक कदम समानता की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं? तो क्या ये भारतीय राज्य का समान नागरिक संहिता लाए जाने की दिशा में एक कदम नहीं है? मुझे तो लगता है कि है ये। और ये विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि पूरा ब्लैंकेट या पूरी चीज को एक साथ में ठीक करना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग कानूनों को पहले क्या है ठीक किया जाए, उनको बराबरी पर या उनके बीच में समानता क्या है लाई जाए। इसका जो दूसरा पक्ष है उस पर भी एक कक्षा में बात करेंगे। और इसके विवाद का जो पक्ष है, जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो ये कहा जा रहा है कि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल हस्तक्षेप करता है, लेकिन पर्सनल लॉ में धर्म के विशेष में कही गई जो बातें हैं, उन बातों के आधार पर अगर आप लिंगी असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आप महिलाओं की अधीनता को, महिलाओं की गैर बराबरी को अगर आप सुनिश्चित करते हैं या उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सनल लॉस को बदल दिया जाना ही ठीक है। और पहले की महिलाओं में और अब की महिलाओं में अंतर है। इस्लामिक फेमिनिज्म के उभार की वजह से, सोशल मीडिया के एक्सेस की वजह से पवित्र कुरान की आयतें और उनके मतलब को महिलाएं पढ़ी लिखी होने के नाते, शिक्षित होने के नाते वो भी उनका मतलब निकाल सकती हैं, जानती हैं। इसलिए भेदभाव की पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था रही है, जिसमें धर्म की ओट लिया जाता रहा है, उसके दिशा में भी इसे अगर प्रगतिशीलता के नजरिए से देखा जाए तो उसकी दिशा में भी यह एक आगे बढ़ने वाली क्या है बात हुई है। तो ये इसका एक पक्ष है। इसमें 21 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और इसके साथ ही इसके जो विवाद का पक्ष है, जिस पे असहमतियां हैं, उनको मैं आगे दूसरे क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।